वाशीकरण, काला जादू। मेघालय और आसाम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर पसार ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात हिरेन अकेले उस घने जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहां आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है और वह फिर इसी जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हिरेन को यह बात पता थी, लेकिन वह फिर भी रुक नहीं रहा था और बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही आसाम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले बाबा के वशीकरण मंत्रों से इस दुनिया में आ गई है। 32 साल का हिरेन अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों में होता है। हिरेन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा था। बाबा की नजर तुरंत हिरेन पर गई और वह जोर जोर से बड़े ही डरावने अंदाज में मंत्र पढ़ने लगा। हिरेन बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वह कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले हिरेन की शादी को 5 साल होने आए थे। वह अपनी बीवी प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से प्रिया के बदले बिहेवियर के कारण हिरेन को शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि प्रिया का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और प्रिया उसे छोड़कर अपने एक दोस्त के घर रहने चली गई थी। हिरेन प्रिया पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से प्रिया का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते हर पल वह बस प्रिया के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब वह बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नज़र सीट के ऊपर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पर लिखा था, सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाए। और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। हिरेन अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी और अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछा। हिरेन ने उस अजीब से दिखने वाले बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने हिरेन की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल वस्त्र दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात 12 बजे प्रिया की फोटो को देखते हुए हिरेन को वही मंत्र पढ़ना है। धीरे से हिरेन के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को कहने के बाद वह बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। हिरेन ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। हिरेन वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। वह इस बात पर ताज्जुब कर ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो रही हो। वह जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने से कुछ ही मिनट पहले हिरेन अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से प्रिया की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल वस्त्र पहनकर वशीकरण बाबा के मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। हिरेन ने अपना सिर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वह काला साया वहां से गायब हो गया। हिरेन रोज यह करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन हिरेन की बीवी प्रिया अब भी उसके पास नहीं आई थी। हिरेन ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि प्रिया अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और बताया कि हिरेन के गले में जो लाल धागा है
वह उसके वशीकरण की शक्ति को कमजोर कर रहा है। हिरेन ने वह धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वह प्रिया को इस हवेली में ला सकता है तो प्रिया जरूर हिरेन के पास वापस आ जाएगी। उस दिन भी हिरेन जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन हिरेन, जो प्रिया से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो चुका था। अगले दिन हिरेन ने प्रिया को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने प्रिया को उसी जंगल के पास शाम को मिलने को कहा। प्रिया ने कुछ पल सोचा और फिर मिलने के लिए मान गई। इतने दिनों बाद वह दोनों आज पहली बार मिल रहे थे। बात करते करते हिरेन प्रिया को के पास ले गया। जैसे ही प्रिया हवेली के पास पहुंची उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने हिरेन को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन हिरेन जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही प्रिया को देखा उसने हिरेन को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। हिरेन को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन हिरेन ने जो दरवाजे के उस पार देखा वह देखकर हिरेन के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर प्रिया बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ कैंडल जल रहे थे। वह बाबा प्रिया की बॉडी पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि प्रिया के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने हिरेन को कहा कि अब प्रिया वही करेगी जो हिरेन उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। हिरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने प्रिया को वहां से चलने के लिए कहा तो प्रिया एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वह एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। हिरेन प्रिया की ऐसी हालत देखकर घर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा कि वह प्रिया को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी उस काले साए ने हिरेन को पीछे से धक्का दे दिया और वह काला साया उसी बाबा में समा गया। अब उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। वह जोर जोर से हंसने लगा। बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वह एक शैतान का साया है जो इस जंगल में ना जाने कब से कैद था, और उसने प्रिया की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और हिरेन को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। यह सब सुनकर हिरेन वहां से फौरन भागा, पर वह उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वह जहां से निकलता कुछ देर बाद वापस उस हवेली के ठीक सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वह उसी जंगल में कैद हो गया। 1.5 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वह लाशें किसी और की नहीं बल्कि हिरेन और प्रिया की ही थीं। शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं, रियल लाइफ में भी होते हैं। मुंबई मरीन ड्राइव। मुंबई मरीन ड्राइव मुंबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जो शायद कभी नहीं सोता। रात में यहां अक्सर लोगों की रौनक लगी रहती है, खासकर मुंबई के मरीन ड्राइव पर, जो कि मुंबई की जान है। रात के अंधेरे में कई लोग यहां आते हैं और कभी न खत्म होने वाले समुद्र के दृश्य का आनंद लेते हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वह रात रोहन की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। रोहन का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था और रोहन लगभग हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर सैर करने जाता था। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां वह अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वह रोज की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर ठंडी रात में अक्सर कई लोग वहां बैठा करते थे, लेकिन उस रात रोहन बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह सब इग्नोर करके कान में ईयरफोन लगाए वहां वॉक करने लगा। वह गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन में आवाज आनी बंद हो गई।
उसका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था। यह बात रोहन को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसके फोन में तो करीबन 80% चार्जिंग थी। वह फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह कुछ आगे चला तो वहां एक लड़की बैठकर रो रही थी। यह देखकर ना जाने रोहन को क्या हुआ कि वह उसके पास चला गया और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम अंजलि है और जिस लड़के से वह प्यार करती थी और साथ रहती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बातें सुनते हुए रोहन वहीं पर बैठ गया। रोहन काफी देर तक वहीं उसके साथ बैठा रहा और फिर अचानक से रोहन के सर में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। वह दर्द इतना तेज था कि रोहन का पूरा चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते रोहन अपने होश को बैठा रह गया। जब रोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह मरीन ड्राइव पर ही लेटा पड़ा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, अंजलि भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी चीज जो उसे याद थी वह यह थी कि वह अंजलि के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा बातें कर रहा था। अगली रात रोहन ऑफिस के बाद सीधा मरीन ड्राइव पर पहुंच गया और वहां अंजलि को ढूंढने लगा। काफी देर बाद, करीब रात के 3 बजे, उसे अंजलि एक कोने में बैठी मिली। जब रोहन ने पिछली रात के बारे में अंजलि से पूछा तो अंजलि ने कहा कि रोहन बहुत थक गया था और वह वहीं पर सो गया। रोहन को भी लगा कि शायद सच में उसकी मरीन ड्राइव पर आंख लग गई होगी। रोहन और अंजलि फिर से बातें करने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद रोहन के सर में दर्द होने लगा और वह फिर से बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह फिर से मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। रोहन को फिर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब रोहन के दिमाग में सिर्फ अंजलि चल रही थी। वह अंजलि का दीवाना सा हो गया था, इतना दीवाना कि वह रोज देर रात मरीन ड्राइव पर अंजलि से मिलता और बातें करते करते बेहोश हो जाता। रोज सुबह उसकी मरीन ड्राइव पर लेटे हुए ही आंख खुलती। धीरे धीरे रोहन बहुत कमजोर होने लगा था। उसकी तबीयत बहुत ढीली रहने लगी थी। एक रात ऑफिस में रोहन के एक दोस्त ने उसकी हालत देख के पूछा कि क्या वह ठीक है। तब रोहन ने उसे अंजलि के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि वह भी पिछली रात मरीन ड्राइव पर ही था और उसने रोहन को मरीन ड्राइव पर अपने आप से बातें करते हुए देखा था। उसके आसपास कोई लड़की नहीं थी। रोहन अपने दोस्त की इस बात को सुनकर थोड़ा चौंक गया। उस रात रोहन मरीन ड्राइव पर अंजलि को ढूंढ रहा था तो उसे वह कहीं नहीं दिख रही थी। वह बुरी तरह परेशान होने लगा था। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे और पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। अंजलि से मिलना मानो उसके लिए नशा सा बन गया था। रोहन अंजलि को ढूंढने के लिए मरीन ड्राइव की बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ गया और अंजलि को आवाज देने लगा। और तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे समुंदर से कोई काला साया निकला हो और उसके शरीर के आर पार हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ सोचता, उसे अंजलि की आवाज आई। वह रोहन को अपने पास बुला रही थी। रोहन पीछे मुड़ा तो अंजलि उसे वहीं खड़ी मिली। रोहन फिर से अंजलि के पास जाकर बैठ गया। रोहन को उसके ऑफिस कलीग की बात बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अंजलि के साथ एक फोटो खींचेगा। उसने अपना फोन निकाला और अंजलि के साथ फोटो खींचने लगा। और जैसे ही उसने फोटो क्लिक का बटन प्रेस किया, तभी अंजलि ने गुस्से में आकर उसके फोन पर अपना हाथ मारा और रोहन का फोन दूर जाकर गिरा। रोहन को यह बात बहुत अजीब लगी, पर अंजलि ने उससे कहा कि उसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोहन ने जब अपने फोन को उठाया तो उसने देखा कि उसके फोन में एक ब्लर्ड फोटो थी, पर उस फोटो में अंजलि के हाथ कुछ अजीब से काले दिख रहे थे। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी अंजलि ने फिर से उसे आवाज लगाई और रोहन अब थोड़ा सहम गया। रोहन अंजलि के पास गया और उसने उससे पूछा, अंजलि, हम इतने समय से मिल रहे हैं, पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आखिर रहती कहाँ? अंजलि ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुप होकर फिर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुनकर रोहन के सर में फिर से जोरों का दर्द शुरू हो गया। हर बार जब भी रोहन का सर दर्द करता, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता।
लेकिन इस बार जैसे ही रोहन को चक्कर आने लगे, उसने अपना फोन का कैमरा निकाला और उससे अंजलि की फोटो ले ली। तस्वीर लेते ही अंजलि जोर से चिल्लाई, पर वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह कोई भयानक जानवर हो। रोहन ने जैसे ही फोन के अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। उस फोटो में बैठी लड़की अंजलि नहीं थी, बल्कि एक बहुत भयानक चुड़ैल लग रही थी जिसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। यह देखते ही रोहन के हाथों से फोन छूट गया और वह चीखता हुआ तेजी से समुंदर से दूर भागने लगा। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एक भयानक चुड़ैल दिख रही थी और वह चुड़ैल धीरे धीरे समुंदर में जाकर कहीं गायब हो गई। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आसपास के सामान बेचने वालों से पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक लड़की रोज रात में कर मरीन ड्राइव पर रोती थी। लोग कहते थे कि उसके लवर ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चला गया, और इसी दुख में उसने एक रात मरीन ड्राइव पर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस बूढ़े सामान बेचने वाले ने यह भी बताया कि कई लड़के रात में खुद से बातें करते देखे गए हैं और उनमें से कई लड़के समुंदर में डूबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। रोहन को लगा कि शायद वह भी उस आत्मा के वश में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बची। उस रात के बाद रोहन फिर कभी मरीन ड्राइव गया ही नहीं, लेकिन आज तक रोहन को रात में सपने आते हैं कि अंजलि मरीन ड्राइव के समुंदर के पास खड़ी रोहन को अपने पास बुला। हॉन्टेड भूत बांग्ला। यह कहानी 1925 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुबह एंड्रिया नाम की एक औरत को खबर मिली कि उसके पिता के घर से गोली चलने की आवाज आई है। एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को यह खबर सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खबर मिलते ही वह दोनों उसके पिता के घर के लिए निकल गए। उसके पिता एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मैशन में रहते थे जो दूसरे शहर में था। वहां जाते जाते उन्हें शाम हो गई थी। जब वह वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस मैशन के बाहर पुलिस इकट्ठा है और कोई भी उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस एंड्रिया और उसके तो जॉर्ज को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पुलिस के मुताबिक उस घर में एक भूत था जो सालों बाद आजाद हो गया था। जब एंड्रिया ने पूरी बात पूछी तो उसे पता लगा कि कई साल पहले 1865 में एक 21 साल का लड़का रहता था। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। तब से उसका भूत उसी मैशन में भटकने लगा। उसके बाद उस घर में रहने वाले सभी लोगों की अजीब ओगरीब मौतें होने लगीं। बहुत मुश्किल से उस लड़की की आत्मा को एक प्रीस्ट की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। लेकिन एंड्रिया के पिता, जिन्होंने हाल ही में उस मैशन को खरीदा था, इन सब बातों को नहीं मानते थे। उन्होंने उस घर को रिनोवेट कराने के चक्कर में उस कमरे का लॉक तोड़वाकर उसे खोल दिया और उस लड़के की भयानक आत्मा को आजाद कर दिया। पुलिस कहने लगी कि उस लड़के की आत्मा ने ही शायद एंड्रिया के पिता को मार दिया था। अब अगर कोई भी उस घर के अंदर जाएगा तो उस लड़के की आत्मा उसे भी मार डालेगी। पुलिस की ऐसी अंधविश्वासी बातों को सुनते ही एंड्रिया और जॉर्ज दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अंदर जाने का फैसला किया। वह घर के अंदर गए, लेकिन जैसे ही वे पिता के कमरे में पहुंचे, एंड्रिया फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप कभी गिव अवे में कुछ बड़ा जीत सकते हो? नहीं ना? मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन रिसेंटली कई लोगों ने इजी है। इसमें सभी के लिए बराबर मौका है कि वह कार जीत पाएं। इस बार तो वन विन 3 कार्स का गिव अवे कर रहा है, और वह भी एक साथ। तो अगर आपका भी ड्रीम है जीतना, जल्दी आप स्टार्ट करोगे, उतने ज्यादा टिकट्स आप कलेक्ट कर पाओगे और आपके प्राइज जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अभी तक आप इंतजार किसका कर रहे हो?
लिंक प्रिंट कमेंट में है। इस वीडियो के बाद जल्दी से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और 3 लग्जरी कार्स अपने घर ले आओ, क्योंकि उसने वहां जमीन पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी, जिनके सर पर एक गोली का निशान था। एंड्रिया ने जब आसपास देखा तो उसे जॉर्ज कहीं नहीं दिखा। वह जॉर्ज को वहां न पाकर और ज्यादा घबरा गई और अपने पति जॉर्ज को चिल्लाकर बुलाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उस समय एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, और वह डरी हुई वहीं खड़ी अपने पति को बुलाए जा रही थी कि तभी उसे एक अनजान इंसान की रोने की आवाज आई। फिर उसे अपने पति के रोने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर अपने पति की आवाज के पीछे जा ही रही थी जब उसे फिर से गोली चलने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर उस कमरे में पहुंची, पर वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। वहां पर उसे जॉर्ज की लाश मिली, जिसके सर पर भी गोली के निशान थे, और उसकी लाश के पास वही बंदूक पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके पिता के कमरे में उनकी लाश के पास पाई गई थी। तभी एंड्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एंड्रिया को कोई पीछे से जकड़ लगा। जब उसने गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश की तो वहां उसे एक 18 साल का लड़का दिखा, जिसके सर पर ठीक उसके पिता और पति की तरह एक गोली का निशान था। लेकिन एंड्रिया के उसे देखते ही वह लड़का उसकी आंखों के सामने हवा में कहीं गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी किसी तरह हिम्मत करके एंड्रिया एक एक करके अपने पति और पिता की लाश को घर से बाहर लेकर आई। पर उस दिन के बाद से वह एकदम बदल गई और वह एकदम शांत हो गई। यहां तक कि अपने पिता और जॉर्ज के फ्यूनरल के दिन भी उसने न तो जॉर्ज के पेरेंट्स की किसी बात का कोई जवाब दिया और न ही अपने भाई का। वह सदमे में जा चुकी थी। सब उसके लिए बहुत परेशान थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि एंड्रिया खुद कितनी घबराई हुई थी, क्योंकि उसके पिता और पति की मौत के बाद से उसे हर जगह उसी 18 साल के लड़के की आत्मा दिखाई दे रही थी। वह किसी भी वक्त एंड्रिया के शरीर को जकड़ लेता था और उसके कान में एक ही चीज कहता रहता था कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, और अगर वह भी उसका प्यार ठुकरा देगी तो वह उसे भी मार डालेगा। एंड्रिया जहां जहां जाती उसे ही लड़का दिखाई देता जो उसे हर बार जकड़ लेता और एंड्रिया का शरीर बुरी तरह से जख्मी कर देता। डरी हुई और परेशान एंड्रिया साइकेट्रिस्ट के पास भी गई, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। एंड्रिया के शरीर पर रोज नील पड़े जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन उस मैशन के पास रहने वाले लोगों ने एक बहुत ही अजीब और गरीब और डरावनी चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली एंड्रिया भागती हुई आई और उस मैशन का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्हें उस मैशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जब कई देर तक कोई भी अंदर नहीं गया तो यह खबर शहर के मेयर तक पहुंची। उसने वहां के पुलिस ऑफिसर्स को एक प्रीस्ट के साथ अंदर जाने का ऑर्डर दिया। डरते हुए जब पुलिस के 2 इंस्पेक्टर घर के अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर एंड्रिया की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसके सर पर भी गोली का निशान था और बगल में एक बंदूक पड़ी थी। इसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह सब उसी 18 साल के लड़के की आत्मा का किया धरा है। इस घटना के बाद उस मैशन का एग्जॉस्ट को हम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस हफ्ते हमारे क्राइम चैनल देश सिद्ध क्राइम शो पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची क्राइम की कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। एक लड़का रात भर घर नहीं आता और उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लग जाती है। तभी सुबह उसके पिता को अपने बेटे का कॉल आता है और वह रोते हुए उनसे कहता है, पापा मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे प्लीज बचा लो। क्या उसके पिता उसे बचा पाएंगे या फिर वह कभी वापस ही नहीं आ पाएगा? ये वापस है। फिर भूत बंगला। बिरजू दिल्ली का रहने वाला 21 साल का एक साधारण सा लड़का था। बिरजू को पहाड़ बहुत पसंद थे और सबसे ज्यादा खुशी देते थे, इसीलिए वह हर महीने कम से कम एक बार पहाड़ों में घूमने आ जाता था।
इस बार वह अपने पहाड़ी दोस्त समीर के साथ मसूरी घूमने आया था। मसूरी के आसपास के एरिया में घूमते हुए वो लोग राधा भवन के किले के पास पहुंच गए। बिरजू की नज़र जैसे ही इस अंधेरे हुए किले पर पड़ी, वह बस वहीं रुककर उसे देखने लगा। बिरजू उस किले के अंदर जाने की जिद करने लगा, पर तभी उसके दोस्त समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब पहाड़ों में रहने वाला समीर राधा भवन के बारे में कुछ ऐसा जानता था जो बिरजू को नहीं पता था। समीर ने अपने घर वालों से राधा भवन के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। सुना था कि राधा भवन कोई मामूली किला नहीं है, बल्कि एक भूतिया किला है। बिरजू इन सब चीजों में नहीं मानता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत या पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। पर समीर बार बार उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। अब इन्हीं बातों के बीच वहां से मसूरी के कुछ लोकल्स गुजर रहे थे। उन्होंने जब उन दो लड़कों को आपस में बहस करते हुए देखा तो उनके पास आ गए। जैसे ही उन लोकल्स को पता चला कि बिरजू राधा भवन के अंदर जाने की जिद कर रहा है, तो सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने बताया कि वहां की कहानी क्या है। उन्होंने बताया कि 1877 में बने इस राधा भवन की अपनी ही एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि कोलकाता के राजा जब मसूरी आए तो उन्हें यहाँ की वादियों से प्यार हो गया और उन्होंने अपने इस प्यार की निशानी के लिए एक किला बनवाया और उसका नाम राधा भवन रख दिया। उस किले से उन्हें एक अलग सी अटैचमेंट हो गई, इतनी अटैचमेंट कि वह कभी मुड़कर कोलकाता वापस गए ही नहीं और उस किले में रहने लगे। राजा के मरने के कई सालों के बाद अफगानिस्तान का एक सुल्तान आमिर याकूब खान भी जब इस किले में पहुंचा तो उसे भी इस किले से मोहब्बत हो गई। पर इस किले पर ब्रिटिशर्स की भी नज़र थी। ब्रिटिशर्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सुल्तान ने उस किले को नहीं छोड़ा और उसका अंजाम बुरा था। ब्रिटिशर्स ने सुल्तान को उसी किले की एक काल कोठरी में बंदी बनाकर रख दिया और उसी में सुल्तान की मौत भी हो गई। कहते हैं कि सुल्तान ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा उस किले को नहीं छोड़ पाई। सुल्तान के मरने के बाद राधा भवन में रह रहे ब्रिटिशर्स के साथ बहुत से पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने लग गए और उन्हें डर कर वहां से भागना पड़ा। माना जाता है कि सुल्तान की आत्मा आज भी उस किले में रहती है और सुल्तान की आत्मा को उस किले में किसी और का होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई लोग जो उस किले में गए, उनमें से बहुत लोग पागल हो गए और कुछ तो कभी किले से फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। आज भी रात में उस किले से सुल्तान की दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यह कहानी सुनकर समीर के तो पसीने छूटने लगे, पर बिरजू जोर जोर से हंसने लगा। उसने लोकल्स की कहानी का मजाक उड़ाया और कहा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और वह इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए तो अब तो बिल्कुल अंदर जाएगा। लोकल्स बिरजू से गुस्सा होकर वहां से चले गए और बिरजू राधा भवन के अंदर जाने लगा, पर समीर ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। बिरजू उसे भी पीछे छोड़कर किले के अंदर जाने लगा। उस किले के अंदर जाते ही बिरजू की आंखें चमक उठीं। पता नहीं क्यों उसे उस खंडरई किले में अचानक से थोड़ी ठंड लगने लगी। क्योंकि वह एक हिल स्टेशन पर था तो उसे ये बात अजीब नहीं लग रही थी। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था और राधा भवन के अंदर अंधेरा छाने लगा था, पर बिरजू को उस किले से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बिरजू उस किले के अंदर खड़ा होकर उस कहानी वाले सुल्तान को आवाज देने लगा और उस सुल्तान पर हंसने लगा। लेकिन तभी अचानक से बिरजू को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो बिरजू को वह अपने मन का भ्रम लगा, पर तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बगल में खड़ा सांस ले रहा हो। बिरजू के पूरे शरीर में एक एक कपकपी उठ गई। उसके बगल में कोई नहीं था। तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर को कोई घसीटकर किले के अंदर लेकर जा रहा था। जैसे ही बिरजू ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसका दिल दहल गया।
एक आदमी सुल्तान के कपड़ों में उसके पैरों को हकड़द कर घसीट रहा था। बिरजू डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तभी उस सुल्तान ने मुड़कर बिरजू को देखा और वह दृश्य बिरजू के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया था। उस सुल्तान के चेहरे की याद स्किन उतरी हुई थी और उसका पूरा बदन काला पड़ा हुआ था। बिरजू समझ गया था कि यही वह सुल्तान की आत्मा है और उन लोकल्स की बताई हुई कहानी बिल्कुल सच थी। उस सुल्तान की आत्मा ने बिरजू को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। बिरजू को अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसे जोर जोर से धम धम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बिरजू बहुत ज्यादा डर गया था। उसे अचानक सांस आनी बंद हो गई और वह दर्द में चीखता रहा। चीखते चीखते वह बेहोश हो गया। बिरजू की आंखें खोलीं तो वह अपनी गाड़ी की सीट पर लेटा हुआ था और समीर उसके पास ही बैठा हुआ था। समीर ने बताया कि बिरजू को अकेला छोड़कर वह चला तो गया, पर उसे उसकी चिंता होने लगी थी। सूरज ढलने के कुछ देर बाद समीर बिरजू को ढूंढता हुआ उस किले में गया और उसे बिरजू किले के बाहर एक मैदान में बेहोश पड़ा मिला था। बिरजू ने समीर को गले लगाकर उसे सब कुछ बताया और वह उसके बाद कभी मसूरी नहीं आया। पर तब से बिरजू की मानसिक हालत खराब होती चली गई और वह पागल सा हो गया। और समीर को आज भी राधा भवन के बुरे सपने आते हैं। यह किस्सा सुनकर मैं और मेरा पूरा क्रू दंग रह गया। दोस्तों, बिरजू ने उस किले में रह रही एंटिटीज का मजाक उड़ाया और उसका अंजाम आपके सामने है। एमटीवी डार्क स्क्रोल के अगले एपिसोड में हमारे सीकर्स भी इसी राधा भवन में इन्वेस्टिगेट करने गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, हॉन्टेड फ्लैट। ये घटना दिल्ली में पढ़ने वाले अभिनव के साथ 2012 में घटी थी, जब वह 21 साल का था। अभिनव का दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था। दिल्ली आने के बाद कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त राजीव के पीजी में गुजारे थे। राजीव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से अभिनव को वहां पढ़ाई करने के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही दिल्ली के विजयनगर में एक फ्लैट ले लिया था। पर उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे कभी उस फ्लैट से निकलने ही नहीं देगा। अभिनव उस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था ताकि वह आराम से सेटल हो जाए। शिफ्ट करते करते उसे एक कोने में 2 पुराने झुमके मिले। उसने ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अपने बिस्तर की साइड टेबल की एक पुरानी ड्रॉर में रख दिया। सामान इधर उधर करते हुए अभिनव इतना थक गया था कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे अपने कान के एकदम पास एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी उसे घर के एक कोने से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गईं। जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था, वह हकीकत में उसके साथ हो रहा था। उसने हिम्मत करके आसपास देखा तो वहां तो कोई नहीं था, पर वह रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। अभिनव ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके कमरे का दरवाजा जाम हो चुका था। वह रोने की आवाज सारी रात अभिनव को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वह आवाज बंद हो गई। अभिनव उसके बाद दरवाजे के पास गया तो वह दरवाजा अपने आप ठीक हो गया था। अभिनव ने पूरा घर छाना, लेकिन कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सब एकदम ठीक था। क्योंकि रात में अभिनव की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वह बाहर निकलकर सोफे पर ही जाकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन करके पिछली रात के बारे में बताया, पर सबने उसको यही कहा कि यह जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो वह उस दिन नहीं आ पाया। अभिनव को भी सबसे बात करके यही लगा कि वो सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह उस रात अपने बेडरूम में नहीं, बल्कि बाहर लिविंग रूम के सोफे पर ही सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से अभिनव को वहीं रोने की आवाज सुनाई दी और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है।
लेकिन जैसे ही अभिनव की नींद टूटी और आंखें खुली तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा यह फिर से उसका वहम है और वह सब कुछ इग्नोर करके फिर से सोने चला गया। कुछ ही देर में दोबारा उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वहीं रोने की आवाज सताने लगी और इस बार वह एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन अभिनव ने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो 1-2 साल पहले ही वहां आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को कॉल किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। अभिनव ने सबकी सलाह मानकर एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया, जिसने उसके अलग अलग टेस्ट किए, पर उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकेट्रिस्ट ने अभिनव को समझाया कि कभी कभार भारी थकान और स्ट्रेस से यह सब हो जाता है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दी। स्लीपिंग पिल्स लेकर अभिनव सो तो जाता था। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में तंदूर के अंदर खाना नहीं, बल्कि एक इंसानी लाश जल रही थी। कौन था ऐसे भयानक क्राइम के पीछे और वो लाश किसकी थी? जानने के लिए देखिए हमारी नई क्राइम स्टोरी तंदूर कांड, हमारे क्राइम चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर, लिंक पिन कमेंट और एंड स्क्रीन पर। अब उसको अपने सपनों में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी और सपने में अभिनव के लाख रोकने के बाद भी एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगा लेती थी। ऐसे सपनों से अभिनव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने आए, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था, जबकि अभिनव को वही सपने हर रात आते थे। एक दिन अभिनव कॉलेज से आया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह सारे इंटरनल्स में फेल हो गया था और उसके एग्जाम्स पास ही थे। अभिनव को यह डर था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से वह एग्जाम्स के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उस दिन वह घबराहट के मारे गिर पड़ा और जमीन पर ही सो गया। जब वह अगली सुबह उठा तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसके साथ पूरी रात कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब तक अभिनव के एग्जाम्स चले तब तक उसे ना ही कोई आवाज आई, ना ही वह सपना और ना ही वह दम घुटने का एहसास। इसी वजह से अभिनव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। अभिनव ने यह सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया, बेड पर लेटे लेटे लैपटॉप पर एक फिल्म चलाई और खाना खाते खाते सो गया। लेकिन उस रात फिर से उसे वहीं रोने की आवाज वापस आई, और जब अभिनव ने ध्यान से सुना तो इस बार आवाज रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी। और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। उसने डर के मारे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लड़की का हाथ था जिसका शरीर सड़ा हुआ था, और वो उसके बगल में लेटकर उसे जोर से पकड़े हुए थी और मुस्कुरा रही थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उसके सपने में हर रात आती थी और एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगाती थी। अभिनव ने खुद को वहां से निकालने की कोशिश की, पर उसके लाख दम लगाने पर भी वह हाथ उसके ऊपर से नहीं हिल रहा था। घबराहट में अभिनव की आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने अपना सारा दम लगाया और वह किसी तरह उस बेड से उठा। वह घर से बाहर जाने के लिए भागा, पर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वह हंसी की आवाज रोने की आवाज में बदल गई। वह लड़की अभिनव के पीछे पीछे जब कमरे से बाहर आई तो अभिनव जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। उसने जल्दी से अपने दोस्त राजीव को फोन किया और उसे फौरन उसके फ्लैट आने को कहा। अभिनव भगवान का नाम लेते हुए बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी तरह बच जाए, लेकिन तभी वह लड़की डाइनिंग टेबल से उल्टी लटकी हुई अभिनव की आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर अभिनव कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम नीली पड़ी थीं। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो अभिनव को फ्लैट की सफाई करते समय मिले थे। जब राजीव अभिनव के फ्लैट पहुंचा तो उसने देखा कि अभिनव लिविंग रूम में नीचे गिरा पड़ा था और वह बुरी तरह जख्मी था। राजीव तुरंत अभिनव को हॉस्पिटल ले गया। अभिनव को बहुत चोट लगी थी, लेकिन जब उसे होश आया तो अभिनव ने राजीव को बताया कि उस लड़की की आत्मा अभिनव को प्यार करने लगी है और वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभिनव हॉस्पिटल में धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन एक रात खबर आई
कि अभिनव ने हॉस्पिटल बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी है और लाश के साथ 2 झुमके भी पाए गए हैं। राजीव को कभी समझ नहीं आया कि अभिनव दिमागी रूप से बीमार था या सचमुच उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ यह सब किया था। खैर, जो भी हो, उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। ट्रू रेनी नाइट हॉरर। यह एक टिपिकल फ्राइडे नाइट की बात है, जब मैं अपने कॉलेज की क्लासेस के बाद डोर डैश कर रहा था। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं ये वीकेंड्स में करता था ताकि मेरी लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सके, लेकिन उस रात कुछ अलग था। ऑन ऑर्डर कमाए, कुछ ऐसे ऑन ऑर्डर्स जो कम पेमेंट दे रहे थे, बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम ऑन ऑर्डर्स। फिर 1 घंटे बाद एक ऑन ऑर्डर आया जो थोड़ा सही था, लेकिन वह 8 मील दूर था। उसका पेमेंट अच्छा था, लेकिन लोकेशन कुछ सही नहीं लग रही थी। पर यह उन ऑन ऑर्डर्स से बेहतर था जो कम पैसे दे रहे थे, तो मैंने बिना ज्यादा विचार किए ऑन ऑर्डर एक्सेप्ट किया और रेस्टोरेंट गया। फिर बैग लेकर गाड़ी में बैठा और ड्राइविंग करने लगा। जीपीएस ने बताया कि सफर 30 मिनट चलेगा, जो मेरे लिए अब तक के ऑन ऑर्डर में से बहुत लंबा समय था। कैंपस के जस्ट बाद बहुत से घर थे, लेकिन जब मैं 20 मिनट बाद वाले मार्ग पर पहुंचा, तब मेरे सामने सिर्फ खुले मैदान और खेत दिखाई दिए। उस जगह कोई घर नहीं था, सिर्फ खुले खेत और लहराती हुई फसल दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सब ठीक होगा। उन खाली खेतों के बीच मुझे एक घर दिखा जो कि लोकेशन से मैच कर रहा था। मैं समझ गया कि यही घर है जहां मुझे डिलीवरी देनी है। अब मैं उस खाली और सुनसान रास्ते से होते हुए उस घर की ओर, अपने ऑर्डर की ओर बढ़ रहा था। उस जगह की अजीब सी शांति काफी कुछ कह देने लायक थी। मैदान के बीच से गुजरते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। भले ही मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन बिना किसी कारण के घबराहट होना एक अलग एहसास था। जैसे ही मैं सड़क से आगे निकला, तो एकमात्र आवाज की जड़ पर मेरी कार की धीमी गड़गड़ाहट थी। मैंने कार पार्क किया और बैग तैयार किया, फिर कार को वहीं छोड़ दिया और बाहर निकला। वह घर शांत था और वहां काफी अंधेरा भी था। बाहर की जगह को रोशन करने के लिए केवल बरामदे की रोशनी जल रही थी। मैं गंदगी भरी घास के बीच से होकर बरामदे तक गया और दरवाजे पर दस्तक देते हुए इंतजार कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर अपनी कार की ओर देखा, जो मैदान में अंधेरे में गायब सी लग रही थी। इसके पीछे एक क्षण का समय बीत गया। फिर मैंने फिर से दस्तक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहां तक कि अंदर से किसी की आवाज भी नहीं आई। मुझे स्थिति की विचित्रता का एहसास होने में देर नहीं लगी। खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी और यह भी दिख रहा था कि खिड़कियां कितनी सड़ चुकी थीं। घर को करीब से देखने पर मुझे केवल यही लगा कि ऑन ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सकता। एक संकोच वाली बात यह थी कि मेरे पास इस पते के लिए एक ऑन ऑर्डर था और पोर्च लाइट जल रही थी। मैंने लाइट की ओर देखा और सोचा कि यह एकमात्र लाइट क्यों होगी, लेकिन कुछ अजीब संयोग से मुझे पता चला कि उस लाइट के शीर्ष भाग में एक सस्ती सोलर बैटरी है। यह सिर्फ एक खुद चलने वाली लाइट थी, जो दिन के दौरान ही चार्ज होती है और शाम को चालू हो जाती है, जिसका मतलब है कि इसे चालू करने के लिए किसी को भी यहां मौजूद नहीं होना पड़ेगा। अब मैं ये सब एक साथ जोड़ ही रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। मैं मुड़ा और देखा कि एक कार गंदगी भरे रास्ते से गुजर रही थी और मेरी कार के ठीक पीछे आ रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा और उनकी हेडलाइट्स को देखता रहा, जब तक कि एक आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने पोर्च से चिल्लाकर पूछा, क्या यह उसका ओन ऑर्डर था? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी कार के पास ही खड़ा रहा, ना ही हिला, ना ही बोला। मुझे अपने एड्रेनलाइन का स्पाइक महसूस हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी भयानक थी। रात की खामोशी ने मुझे केवल यह याद दिलाया कि यहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मैं एक खाली घर और एक अजनबी के साथ एक मैदान के बीच में फंस गया था। एक पल के झटके में मैंने बैग गिरा दिया और घर के पीछे भागते हुए बरामदे से तेजी से भागा और सीधे घास के मैदान में चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था। जैसे जैसे मैं बाहर निकलता गया, घास उतनी ही मोटी और लंबी होती गई और मेरी सांसें फूलने लगीं। कुछ देर बाद
मुझे एहसास हुआ कि अब उस आदमी के पास मेरा पीछा करने का कोई मौका नहीं है। मैं धीरे धीरे अपनी सांसें रोक रहा था और सावधानी से आगे बढ़ रहा था, फसलों के बीच से होते हुए। मैंने और भी शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि शायद वह आदमी अभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश में था। दौड़ते दौड़ते मैं एक सड़क पर पहुंच गया। मैं डरा सहमा उस सड़क पर जाकर गिरा। मुझे पुलिस ने उठाया और जांच करने के लिए मुझे साथ ले गई, लेकिन वह आदमी तब तक जा चुका था। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी कार लूटी नहीं गई थी और ऑन ऑर्डर का बैग अभी भी घर के बरामदे पर ही था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के इरादे कुछ और थे, जो कि मुझे लूटने से कहीं ज्यादा बुरे थे। यह तब हुआ जब मैं 18 साल का था और अपने घर से कॉलेज तक का सफर कर रहा था। मैंने अपना सारा सामान अपनी एसयूवी की ट्रंक और पिछली सीट में रख दिया था। यह न केवल मेरी पहली लंबी सड़क यात्रा थी, बल्कि मैं पहली बार इतने लंबे समय के लिए अपने परिवार से दूर रहने जा रहा था। मैं जिस कॉलेज में जा रहा था वह 600 मील की दूरी पर था, जिसे मैंने 2 दिनों की ड्राइविंग में विभाजित किया था। मैंने मानचित्र के जरिए यह अनुमान लगाया था कि मैं रात 11 बजे तक होटल पहुंच जाऊंगा। 7 बजे तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अधिकांश गाड़ियां भी जा चुकी थीं। कभी कभार कोई कार वहां से गुजरती थी तो उन्हें देखता और उनकी हेडलाइट्स धीरे धीरे मेरे सामने से गायब हो जाती थीं। ये सब देख देख कर मैं और थक गया था। लगभग 10 बजे मैंने फैसला किया कि मैं अगले गैस स्टेशन पर रुकूंगा, आगे का सफर शुरू करने से पहले। 10 मिनट बाद मैं एक गैस स्टेशन में प्रवेश किया, जो इतनी दूर था कि वहां कोई शहर या कुछ भी नहीं था। वहां बस कुछ पंप और एक छोटा स्टोर था। मैंने सड़क पर कोई अन्य कार नहीं देखी और आसपास के किसी भी घर या इमारत से दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। मैं सीधे एक पंप तक गया और अपने टैंक को भरने के लिए बाहर निकला। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मैं डर गया, क्योंकि एक अजीब सा आदमी मेरी तरफ आ रहा था। मेरी तुलना में वो बहुत बड़ा था। शायद अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो वह 50 के आसपास था और वह बेघर लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद यहां संपर्क करने के लिए और कोई नहीं था। उसकी छोटी सी मुस्कान ने मुझे और अधिक सहमा दिया। आपको कुछ चाहिए? मैंने उम्मीद करते हुए कहा, ताकि वह मेरे और करीब ना आए। वह आदमी मेरी कार से कुछ फीट की दूरी पर रुका और जवाब देने से पहले लगभग सावधानी से चारों ओर देखा। फिर वह बाहर निकलकर वापस हाईवे पर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोलना चाहता था, पर फिर उसने मेरे पीछे उस निकास की ओर इशारा किया जहां से मैं आया था और फिर से बोला, वापस हाईवे पर निकल जाओ। 1 सेकंड के बाद मैंने कहा, ठीक है, और वह आदमी चला गया। लेकिन मैं अभी भी वास्तव में उलझन में था। मैं जिस निकास द्वार से आया था वह चाहता था कि मैं फिर से हाईवे पर जाऊं। वह एक वन वे रोड था। वह चाहता था कि मैं सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाऊं और वापस राजमार्ग पर यू टर्न ले लूं। इसका कोई मतलब नहीं बनता था। मैंने प्रवेश द्वार की ओर देखा, जिस रोड से मुझे जाना था। उस रोड पर किसी भी तरह का निर्माण का साइन या कोई और रास्ता रोकने का बोर्ड नहीं था। ये बस एक खाली रैंप की तरह लग रहा था। जैसे ही मैंने पंप वापस लगाया और अपनी कार में बैठा, मैंने उस आदमी पर नजर डाली जो अब किनारे पर बैठा था, कन्वीनियंस स्टोर के बाहर। मैंने जितना अधिक सोचा, वह आदमी उतना ही पागल लग रहा था। बस यहां बैठकर बकवास कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह किसी प्रकार का जाल या कुछ और था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे वहां से हाईवे के प्रवेश द्वार पर गया। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि सभी स्ट्रीट लाइटें बंद थीं। मैंने यह सोचकर गति धीमी कर दी कि शायद यह एक निर्माण साइट या कुछ और है। मैंने अपनी आंखें सड़क पर रखीं ताकि कोई दुर्घटना ना हो, इससे पहले कि एक पिकअप ट्रक कहीं से आया और मेरी कार के ठीक सामने रुका। हर दरवाजा खुल गया और 4 लोग ट्रक से बाहर निकले। उनके पास सभी प्रकार के हथियार, धातु छुरी, चाकू थे और वे तेजी से मेरी कार की ओर दौड़ने लगे, और यहां तक कि अपने चेहरे को ढकने के लिए भी कुछ नहीं पहना था। वे मुझे भावनाहीन नजरों से देख रहे थे। मैंने तुरंत अपनी कार को पीछे करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे मुझसे बस कुछ ही फीट की दूरी पर थे। मैंने अचानक सड़क के किनारे से दर्जनों लोगों को बाहर आते हुए देखा। कुछ लोगों ने तो मेरी कार का पीछा करने की भी कोशिश की।
मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी को मोड़ा और वहां से जान छुड़ाकर चला गया। जब मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, तो मैंने 911 पर कॉल किया, लेकिन किसी कारण से मुझे कभी वापस कॉल नहीं आया, ना ही इस पर कोई अपडेट मिला। लगभग ऐसा लगा जैसे उन्होंने इसकी जांच भी नहीं की। मैं आज तक इस सोच में हूं कि गैस स्टेशन पर मुझे उस बूढ़े ने शायद इसी वजह से यू टर्न लेने बोला था और मुझे उन सभी से बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह क्या था या वे सभी क्या करने की योजना बना रहे थे। हॉन्टेड कैफे, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। शॉर्टकट जेनिफर एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। वह एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की थी और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीती थी। उसका बिंदास एटीट्यूड सभी को पसंद आता था। जो भी पैसे वह अपनी फोटोग्राफी से कमाती, वह सब वह पहाड़ों की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में लगा देती थी। जेनिफर को सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद था। इस बार भी वह अकेले ही एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन पर आई थी। वह जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वह किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीबन 6 किलोमीटर लंबा था। जेनिफर ने वह नज़ारा देखने के लिए अपना बैकपैक और कैमरा उठाया और वह उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और भी लोग उस ट्रैक पर जा रहे थे। जेनिफर बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही जेनिफर को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। जेनिफर ने ठीक से देखा तो वह कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रैक के रास्ते में मिल रहा था। जेनिफर को लगा वह एक शॉर्टकट है और जेनिफर को ट्रैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था, तो उसने वह कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए जेनिफर को करीबन आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे पक्के रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वह तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। जेनिफर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वह रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। अब जेनिफर थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई जेनिफर सही रास्ता ढूंढने में जुट गई। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर सा कैफे बना था। बाहर कैफे हिल रिट्रीट का बोर्ड लगा था और उसी कैफे से एक पक्की रोड भी जुड़ी हुई थी। जेनिफर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बिना कुछ सोचे उस कैफे की तरफ दौड़ी और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था, उसे कई ज्यादा अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ यंगस्टर्स वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वह कैफे परफेक्ट था। जेनिफर सब कुछ भूल गई थी। वह फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और एक वेटर तुरंत उसके पास आ गया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, जेनिफर की नजर उसके हाथ की कलाई पर गई। उसकी कलाई पर जलने का एक घाव था। जब तक जेनिफर उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। जेनिफर को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। उन ऑर्डर करने के कुछ ही समय में जेनिफर को लगा कि उसे थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वह उठकर कैफे के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते में उन हंसते खेलते यंगस्टर्स का टेबल भी था। जेनिफर उनके पास से गुजर रही थी कि उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सिर पर एक घाव था और यह घाव ठीक उस वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर जेनिफर को पता चला कि वैसा ही एक घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के माथे पर था तो किसी के हाथों पर। जेनिफर उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने रियल लाइफ में खेलते यंगस्टर्स को अब बिल्कुल शांत होते हुए देखा। वे जेनिफर को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। जेनिफर को लगा कि शायद उसके ऐसे घूरने से वह लोग नाराज हो गए हैं। वह सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में टैप ऑन करके जेनिफर उन घावों के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते जब उसने अपना मुंह पानी से धोया और सर ऊपर उठाकर शीशे में देखा, तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में उस वॉशरूम का पूरा एरिया झलकर काला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक
उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीख की आवाज आने लगी। लेकिन यह सब कुछ कुछ ही सेकंड्स में बंद हो गया, और जब तक जेनिफर कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। जेनिफर को लगने लगा कि उस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि वह जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर वहां से निकल जाएगी। जेनिफर सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट लाइट की और उसे पीने लगी। जेनिफर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में सन्नाटा था, और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि जेनिफर घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वह वेटर, जो जेनिफर से बहुत मुस्कुराकर बात कर रहा था, अब जेनिफर की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जेनिफर ने सहम कर उस सिगरेट को अपने पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वह कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग, जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राक्षस की तरह टूट रहे हैं। यह देखकर जेनिफर के डर की मारे चीख निकल गई। वह अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी, और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा, तो उसे वह खूबसूरत कैफे नहीं, बल्कि एक पूरी तरह जली हुई पुरानी खंडहर दिखाई दी। जेनिफर बिना कुछ सोचे बस वहां से रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी, और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला कोई आदमी था। जेनिफर की ऐसी हालत देखकर उस गाड़ी वाले इंसान ने जेनिफर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। जेनिफर ने अपने साथ हुआ हादसा जैसे तैसे करके उस आदमी को समझाने की कोशिश की। जेनिफर को लगा था कि वह आदमी उसको पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो जेनिफर ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने जेनिफर को बताया कि जिस जगह की वह बात कर रही थी, वह 10 साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में सिगरेट पी रहा था, और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास फेंक दिया था। उस कस्टमर की लापरवाही से उस कैफे के एक पर्दे में आग लग गई, और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस पूरे कैफे में आग फैल गई और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। जेनिफर यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था, पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस कैफे में मौजूद सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर जेनिफर सोच रही थी कि वह बाल बाल बच गई, लेकिन जेनिफर को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही घाव था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई, जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी मेन रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उस लड़की का नाम जेनिफर था। अनजान रास्ता, सच्ची कहानी। मेरा नाम पवन है, और मेरे साथ यह घटना तब हुई थी जब मैं 21 साल का था। मेरा गांव उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के फुट हिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में घूमना आम बात है, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद से जब भी मैं उन पहाड़ों में अकेले निकलने के बारे में सोचता हूं, तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव वापस आया था। मेरे आने की खुशी में मेरे बचपन के दोस्तों गिरदा और देव ने डिसाइड किया कि हम पिंडारी ट्रैक के नीचे वाले पहाड़ के झरने पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगली सुबह ट्रैक शुरू किया। वह ट्रैक 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज्यादा ट्रैक करने के बाद थकान और तेज धूप के कारण हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें। वह जगह बहुत ही शांत थी, और वहां कई सारे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच किया, और थोड़ी देर में ही हमारी आंख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरे कानों में किसी बच्चे की आवाज आई, बाबा, और मेरी आंख खुल गई। मैं जब नींद से उठा तो पसीनों से तरबतर था। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे वह एक बुरा सपना ही लगा। हर तरफ शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सूरज ढलने के बाद रात में पहाड़ों में घूमने की आदत थी, तो हम ट्रैक पर आगे बढ़ गए। हम तीनों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट्स और टॉर्च चलाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में दोनों की बैटरी खत्म हो गई। कोई और चारा नहीं था, इसलिए हमने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया।
हम कई घंटों तक उस रास्ते पर चलते रहे, पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। रास्ता पतला हो रहा था और हम थे कि झरने तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पर न जाने वहां की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितनी बार पीछे मुड़ता, मुझे सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही नजर आती थीं। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे कि हम सही रास्ते से काफी दूर आ चुके हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे ही पहाड़ पर पहुंच गए थे। हमारे शरीर थक कर चूर हो गए थे और हमने एक सही जगह पर अपना तंबू लगा दिया। लेकिन तंबू लगाते वक्त मुझे झाड़ियों से फिर से एक छोटी लड़की की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी लड़की मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मेरे शरीर को कोई घसीट कर कहीं ले जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मुझे एक भयानक दानव जैसा आदमी घसीट रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और तब उस आदमी ने मुझे पलटकर गुस्से से देखा। दोस्तों, इस हफ्ते द क्राइम शो पर हमने कवर की है इंडिया के सबसे बड़े मिस्टीरियस मर्डर की कहानी, आरुष तलवार मर्डर केस। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और अपने पंजों से मुझ पर वार कर दिया। तभी अचानक मेरी नींद टूटी। मैं अपने टेंट में ही लेटा हुआ था। जो आग हमने लकड़ी से जलाई थी वह बुझ चुकी थी, पर अभी सुबह नहीं हुई थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन मेरे बगल में देव आराम से सो रहा था। पर गिरदा टेंट में नहीं था, वह गायब था। मैं अपने टेंट से बाहर निकलकर गिरदा को तलाशने लगा कि तभी मुझे देव की चीखने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया और तुरंत वापस टेंट में गया, लेकिन देव आराम से सो रहा था। मैंने देव को जगाकर उसे सब कुछ बताया और तभी हमें टेंट के बाहर एक छाई दिखी। वह परछाई ठीक उसी भयानक दानव जैसी लग रही थी जैसे मैंने सपने में देखा था। देव की डर के मारे चीख निकल गई और उस दानव को चीर दिया। और उस फटे हुए टेंट से अब वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक बेहद डरावना चेहरा जो शायद सड़ गल चुका था। लंबे लंबे बाल और उसके भी लंबे पंजों के नाखून, नुकीले दांत और गुस्से से लाल आंखें। वह कोई जानवर जैसा नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन हो। हम जैसे तैसे करके उस स्थान से बाहर भागे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर हम भागते रहे। थोड़ी दूर पर हम एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। रास्ता बहुत पतला था और हम बार बार फिसल रहे थे। मुझे भागते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ नुकीला बार बार मेरे शरीर पर लग रहा है। लेकिन हम भागते रहे और कुछ देर बाद झाड़ियों के बीच जाकर गिर गए। उस वक्त तक सब शांत हो गया था और वहीं से हमें नीचे कुछ ही दूर एक गांव दिख रहा था। हमें अपनी जान बचाने के लिए उस गांव तक पहुंचना था। तब मेरी नजर देव की शर्ट पर गई। उसे खून बह रहा था। उसी तरीके से मेरा भी खून बह रहा था। हमारे शरीर पर सैकड़ों कट्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें बुरी तरह नोचा हो। तभी हमें उसी दानव की आवाजें सुनाई दी। हम तब तक भागते रहे जब तक हमारा शरीर बेजान नहीं हो गया। हम दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और हमारे दोस्त गिरदा की भी कोई खबर नहीं थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। मैंने देखा तो वह एक बकरी चराने वाला था। उसने हम दोनों की ऐसी हालत को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया और कई गांव वाले वहां आकर जमा हो गए। उन्हें देखते ही मानो हम दोनों बेहोश ही पड़ गए। पूरी एक दिन की बेहोशी की हालत में रहने के बाद हमें होश आया। हम दोनों के शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और वह गांव के मुखिया का घर था। होश में आते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया। जब हमने उन्हें वह सब बताया जो हमारे साथ हुआ, तो वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने बताया कि हमारा बचना किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि उस पहाड़ में कई काले तंत्र करने वाले तांत्रिक वास करते थे और कई साल पहले एक आदमी वहां उनको काबू करके उनकी शक्तियां पाने गया था। उस आदमी ने उनकी शक्तियों पर काबू पाने के लिए कई जानवरों और इंसानों की बलि भी दी और फिर वह उन्हीं पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। लेकिन वहां के लोग मानते हैं कि वह आदमी अभी भी काली शक्तियों की मदद से जिंदा है और उन्हीं पहाड़ियों में
अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता है। मुखिया ने बताया कि गांव की एक लड़की खेलते खेलते वहां गलती से चली गई थी और फिर वह कभी नहीं लौटी। माना जाता है कि उस आदमी की आत्मा ने वहां उस लड़की की बलि दे दी, और आज भी अगर कोई वहां जाता है तो उसके साथ भी वही होता है। उस मुखिया की बात सुनकर हमारा दिल दहल गया। हम तो बच गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से हमने अपने दोस्त गिरदा को फिर कभी नहीं देखा। उसका सदमा आज भी हमें सताता है। मैं अब कभी भी अनजान पहाड़ों में घूमने नहीं जाता और खुद से ऐसा कोई रास्ता नहीं पकड़ता जिसके बारे में मुझे पहले से पता ना हो। बिजू का रियल स्टोरी। राजेश अपने पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसकी माँ, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण मर गई थी और तब से वह बहुत अकेला महसूस करने लगा था। स्कूल में भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और हाइट में छोटे होने के कारण उसकी क्लास के सभी बच्चे उसे हर वक्त परेशान करते रहते थे। पर उस रात राजेश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन स्कूल में राजेश की क्लास के बच्चों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि राजेश की उनमें से एक से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। स्कूल के बच्चे उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, जिसके कारण राजेश को उनसे बचने के लिए एक खेत का रास्ता लेना पड़ा। राजेश उस रास्ते पर चला तो गया, पर उसे नहीं पता था कि उस खेत के बीचों बीच वह उसका इंतजार कर रहा है। वह एक बिजुका, यानी एक स्केयर क्रो था, जिसके सर की जगह एक मटका था, जिस पर सफेद रंग से एक चेहरा बना हुआ था और जिसका पूरा शरीर भूसे का था।
उसकी दो आंखें सूरज की रोशनी में चमकते हुए जैसे उसी को घूर रही थीं। उस बिजुका को वहां देखकर राजेश को एहसास हो गया कि वह उस खेत में आ गया है जहां पर कोई कभी नहीं जाता, क्योंकि पूरे गांव को यह बात पता थी कि उस खेत में जाने का मतलब उस बिजुका के हाथों अपनी जान खोना था। वह वहां खड़ा हुआ उस बिजुका को ही देख रहा था कि इतने में जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे वह वहां पहुंच गए और उन्होंने राजेश को चारों तरफ से घेर लिया। डरे हुए राजेश को पता था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है, तो उसने अपनी हार मानकर उन लड़कों के हाथों पिटने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं और राजेश वहीं खड़ा रोने लगा। पर तभी उसे भूसे के हिलने की और स्कूल के लड़कों के कहानी की आवाज आई। जब राजेश ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके स्कूल के लड़के जमीन पर गिरे हुए थे और उनके हाथों पर गहरी चोट लगी थी। इस हादसे के बाद सब भागकर अपने अपने घर चले गए। राजेश की हालत घबराहट के मारे इतनी बुरी हो गई थी कि वह एकदम सुन्न पड़ गया और सीधा सोने चला गया। जो कुछ भी उस खेत में हुआ, राजेश रात में बिस्तर पर लेटा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। पर राजेश को यह नहीं समझ आ रहा था कि उस बिजुका ने उसे क्यों नहीं मारा, और यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। देर रात को एकदम से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वह बिजुका उसके कमरे की खिड़की के दूसरी तरफ से उन्हीं सफेद आंखों से उसे घूर रहा था। पर इससे पहले वह कुछ कर पाता, उस बिजुका ने भूसे वाले हाथ खिड़की से अंदर डाले और राजेश का हाथ पकड़ लिया। राजेश झटपट नहीं लगा, पर तभी उसे एक छोटे बच्चे का दृश्य दिखने लगा जो अपनी गेंद को ढूंढते हुए उसी खेत में जा रहा था। नीची जाति का होने के कारण कुछ ऊंची जाति वालों ने उस बच्चे को उनके खेत में घुसने के लिए लाठियों से मार मार कर उसकी जान ले ली और उसकी हत्या छुपाने के लिए उस बच्चे की लाश को एक बिजुका के अंदर भर दिया। ये सब देखकर राजेश को समझ आ गया कि दरअसल वह बिजुका भी उसी की तरह एक छोटा बच्चा था जो शायद सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता था। दोस्तों, 1988 में पंजाब के सबसे फेमस सिंगर अमर सिंह चमकीला को दिन दहाड़े दो लोगों ने मार डाला। पर क्यों मारा गया अमर सिंह चमकीला और किसने मारा, उसे देखिए हमारे क्राइम चैनल एद क्राइम शो पर चमकीला मर्डर केस की असली कहानी। वीडियो का लिंक पिन कमेंट में। उसकी कहानी जानकर राजेश और बिजू का दोस्त बन गए। पर पिछली रात जो गांव में बच्चों के साथ हुआ था, उसके चलते राजेश के पिताजी, जो कि एक पंडित थे, उन्हें उन बच्चों की आत्मा को शुद्ध करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि सबके माँ बाप को डर था कि वह बिजुका उनके बच्चों के पीछे पड़ जाएगा और उन बच्चों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ राजेश और बिजुका साथ में काफी समय बिताने लगे, जहां पर बिजुका राजेश को अपनी शक्तियों से कई खेल दिखाता और राजेश उसके लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाता। कुछ दिन बाद जब राजेश का जन्मदिन आया तो उसकी क्लास के बच्चे फिर से उससे लड़ने लगे और वह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनमें से एक ने राजेश की मां की मौत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राजेश को इतना गुस्सा आ गया कि उसने बगल में पड़ा डस्टर उस लड़के के सर पर फेंक मारा और वहां से भाग गया। राजेश भागता हुआ स्कूल के पीछे चला गया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव हिल गया, क्योंकि उस रात राजेश की क्लास के उन बच्चों को बिजुका के भूसे भरे हाथों ने छाती चीर कर मार डाला। उन बच्चों की मौत के बाद सारे गांव वालों ने सोच लिया कि आज वह उस बिजुका को जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सारे गांव वालों ने उस बिजुका को ढूंढना शुरू किया, पर वह बिजुका उन्हें कहीं नहीं मिला। राजेश के पिता जब रात को घर पहुंचे तो राजेश घर पर नहीं था। उन्होंने आसपास देखा, तब भी उन्हें राजेश कहीं नहीं दिखा। वह बहुत डर गए और हाथ में मशाल लिए उसे हर जगह ढूंढने लगे। जब राजेश कहीं नहीं मिला तो वह थक हार कर अपनी बीवी की मनपसंद जगह पर जाकर बैठ गए और अपने बेटे को खोने के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि वह बिजुका उनके बेटे को भी कहीं ले गया है। तभी उन्हें राजेश की आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा कि राजेश के साथ वही बिजुका था। पर उन्हें नहीं पता था कि राजेश उस बिजुका को खुद गांव वालों से बचाकर वहां लाया था। राजेश उस बिजुका से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पिताजी मशाल लेकर एकदम से उनके सामने आ गए और उस बिजुका की तरफ अपने बेटे को बचाने के लिए मशाल लेकर आगे बढ़ने लगे। इससे पहले वह कुछ कर पाते,
उस बिजूका ने अपने भूसे वाले हाथों से उनके पिताजी को जकड़ लिया। राजेश चिल्लाता हुआ उस बिजूका से अपने पिता को छोड़ने की विनती करने लगा, पर बिजूका उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था। तो राजेश ने नीचे गिरी हुई मशाल उठाई और अपने पिता को बचाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को आग लगा दी। जलते हुए बिजूका ने राजेश के पिताजी को अपनी पकड़ से छोड़ तो दिया, पर तब तक राजेश के पिता की सांसें खत्म हो चुकी थीं। उस रात राजेश और भी ज्यादा अकेला हो गया, क्योंकि उस रात उसने दो लोगों को हमेशा के लिए खो दिया।